So Beck has given three steps to counsel the person. First step is persuasion, means you sit with the person, you talk to him, discuss that what is his pessimistic view and what should be the realistic view. Then you discuss that what is the natural functioning of the brain, how brain functions positively and how negativity comes inside the mind. Then you discuss that what kind of cognitive errors your client is making, and on the basis of all these explanation, then you have to offer some suggestion. There are some specific methods of writing suggestions also. I use this suggestion therapy in 90% of the cases, and then I don't need further therapy. I give written suggestion to the people and I ask them to read it twice a day, 10 minutes before sleeping, and as the person woke up in the morning, within the 10 minutes after wake up, यानी सोने से 10 मिनट पहले और जागने के बाद 10 मिनट के अंदर वो सजेशन जो मैं लिख के देता हूँ पढ़ ले। मैंने कम से कम 150 से 200 लोगों के इस प्रकार के कॉग्निटिव एरर्स सजेशन थेरेपी से ही सॉल्व कर दिए हैं, बिकॉज दीज आर माइल्ड। बट ये जो जिस लड़के की मैं बात कर रहा हूँ, सुसाइडल लेवल पर वो आ गया है, वो कॉग्निटिव एरर इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब उसको रिपेयर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जा रहा है। और मेरे ही सजेशन के बाद उनके माँ बाप ने उसको डॉक्टर भूते के यहाँ एडमिट करके 6 शॉक्स ले लिए हैं, लेकिन टू माय सरप्राइज 6 शॉक्स लेने के बाद में भी उसके न्यूरल नेटवर्क में, उसके मेंटल स्कीमाज में अभी भी बदलाव नहीं हुआ। वो वायलेंट नहीं होता, पहले वो वायलेंट हो जाता था, वायलेंस उसका रुक गया। अभी वो दिन में कम से कम 10 बार बोलता है मुझे मरना है, सिर्फ वायलेंट नहीं होता शॉक लेने के बाद। तो तुम समझ सकते हो कि इस प्रकार की समस्या कितनी सीवियर हो सकती है। लेकिन ये केस 100 में एक आधा रहता है, 100 में 80-90 लोगों को प्रॉब्लम मॉडरेट रहता है या माइल्ड रहता है। सजेशन थेरेपी इज अ गुड थेरेपी. What is said by the Beck? First you persuade. It is a persuasion. It is not a debate or discussion. हमेशा याद रखना, it is persuasion means persuasion only. क्लाइंट के शू पहन के आपको परसू करना पड़ता है उसको. परसुएशन का मतलब होता है आपको इस प्रकार उसको समझाना है कि क्लाइंट स्वयं की भाषा में ये समझे कि तुम क्या कह रहे हो. डिबेट और डिस्कशन नहीं. डिबेट और डिस्कशन आरईबीटी में है, आगे में है, सीबीटी में नहीं है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में नहीं है. देन यू गिव द सजेशन either verbal or written suggestion. Written suggestions are most preferred. Even मैंने मेरा जो मेमोरी भूल जाने का जो मैंने मेरे माइंड को सेटअप किया है, आई डिड इट विद द रिटन सजेशन. पास्ट को भूलना, आई डिड इट विद द रिटन सजेशन. आई हैव अप्लाइड इट ऑन माई माइंड लॉन्ग बैक, ऑलमोस्ट 20 years बैक, व्हेन आई वॉज 40. हाँ, मैं जब 40 साल था तब मैंने इसको अप्लाई किया था. देन इंस्ट्रक्शन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सजेशन एंड इंस्ट्रक्शन? वेरी क्लियर कट एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस आर गिविंग. इन केस ऑफ डेली एक्टिविटी शेड्यूलिंग ऑफ द क्लाइंट, he is to be given very clear instruction how to keep records and what are the activities that he is supposed to complete. Actually normally cognitive behavior therapy में फर्स्ट वी सेट, यहाँ बहुत ज़्यादा दिया नहीं है इंस्ट्रक्शन में, 24 hours लाइफ ऑफ अ पर्सन. 24 घंटे का हिसाब किताब वो व्यक्ति रख पाए और 24 घंटे में वो नॉर्मली बिहेव करे. इसको बोलते हैं मैचिंग द बायोलॉजिकल क्लॉक.
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में मैचिंग विद द बायोलॉजिकल क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्लॉक होती है जो अपने घर में होती है, दैट इज कॉल्ड एज टाइम क्लॉक। दूसरी एक क्लॉक होती है जो अपने माइंड में होती है, दैट इज बायोलॉजिकल क्लॉक। एक छोटा सा एग्जाम्पल बायोलॉजिकल क्लॉक का आपका देता हूँ। आप में से कई लोग 6 बजे के क्लास के लिए 5:30 बजे या 5 बजे उठने की आदत नहीं रखते होंगे, लेकिन जब 6 बजे की क्लास चालू हो गई पहली बार, तो आप गौर से देखिएगा आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिव हो गई और आप ये सोच के सोए कि 6 बजे की क्लास अटेंड करना है, तो आप 5:30 बजे जाग गए या 5 बजे जाग गए और आपने नहा धो के क्लास अटेंड कर लिया, बगैर नहाए ये जस्ट फ्रेश होके क्लास अटेंड कर ली। बट आपको विदाउट अलार्म क्लॉक अगर आप जाग सके तो योर बायोलॉजिकल क्लॉक इज वर्किंग, लेकिन विथ अलार्म क्लॉक आप जागे तो एक दिन ऐसा आएगा अलार्म भी बजेगा लेकिन आप सोते रह जाएंगे, अलार्म भी आपको सुनाई नहीं देगा। सो दैट इज कॉल्ड एज यूजिंग बायोलॉजिकल क्लॉक। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में बायोलॉजिकल क्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेटिंग अ नॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न ऑफ अ पर्सन फॉर 24 आवर्स। अब ये नॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप में से कुछ लोग काउंसलर बनने जा रहे हैं। एंड CBT इज द मोस्ट बेसिक थ्योरी विच कैन बी गिवन टू एनी क्लाइंट, परसुएशन, सजेशन एंड इंस्ट्रक्शन। एनी क्लाइंट, किसी को भी दे सकते हैं। एटलीस्ट व्हेन यू वांट टू स्टार्ट द थेरेपी यू स्टार्ट विद CBT। नाउ व्हाट इज द रियल बायोलॉजिकल क्लॉक? सुबह 6 बजे उठना है, उठते बराबर अपना बिस्तरा वगैरह समेट के बराबर करना है। अगले 1 घंटे में 6 बजे उठने के बाद में कम से कम 15 मिनट का वॉक करना है। आप अपने रूम में कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। वॉक करने के लिए गार्डन जाने की ज़रूरत नहीं है। दीज आर ऑल सुपरस्टिशियस बिलीफ कि गार्डन जाके वॉक करेंगे और ऐसा करेंगे और 2 घंटे खराब करेंगे, नॉट रिक्वायर्ड। सो के उठने के बाद में आप सिर्फ 10 से 15 मिनट का वॉक कीजिए। 5 मिनट का भी सफिशिएंट है, मैं तो 5 ही मिनट करता हूँ। देन एज योर वॉक इज ओवर, आप देखना आपकी नेचुरल नेसेसिटीज़ जो जैसे टॉयलेट जाना वगैरह वगैरह इमीडिएट एक्टिवेट हो जाएगी वॉक के बाद में। यू फिनिश्ड इट, ब्रश इट, फिनिश द टॉयलेट वर्क, टेक अ हाफ ग्लास ऑफ वाटर और 1 ग्लास ऑफ वाटर सिटिंग कूलली एंड कामली, घाई में नहीं। टेक वाटर इनटेक, देन एटलीस्ट 6 से अब 7 बज गए, आपके केस में 5 से 6 करना पड़ेगा। 6 से 7 हो गए, पर नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, 6 से 7 हो गए। देन फोकस ऑन द एक्टिविटी विच यू वांट टू डू। बच्चे हैं तो पढ़ाई करेंगे, मदर है तो कुकिंग में इन्वॉल्व हो जाएगी, हाउसवाइफ है तो कुकिंग में इन्वॉल्व हो जाएगी, एम्प्लॉय है तो अपने जॉब रिलेटेड टास्क को समेटने में इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसको 9 बजे ट्रेन पकड़नी है, जाना है, बस से जाना है वगैरह वगैरह। सो देन टेक अ लिटिल स्नैक्स। कुछ लोग खाना खाना चाहते हैं तो खाना भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं कि स्नैक्स ही लेना है, खाना खा ले। देन गो टू द वर्क, परफॉर्म योर वर्क, एंड एवरी आफ्टर 1 आवर, एडल्ट है तो एवरी आफ्टर 1 आवर दे शुड टेक अ पॉज ऑफ 5 मिनट, काम रोकने का 5 मिनट और फिर बाद में फिर चालू करने का। देन अगर बच्चे हैं तो दे शुड टेक अ पॉज आफ्टर 45 मिनट्स, 45 मिनट के बाद में। दैट वे दे कैन डू स्टडीज, बच्चे हैं तो, और एडल्ट है तो दे कैन फिनिश देयर वर्क। लगभग अगर सुबह नाश्ता किया है तो 1 से 2 के बीच में आप अपना लंच ले लीजिएगा। देन टेक अ 5 to 10 मिनट्स नैप, इसको आफ्टरनून नैप बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट करने में, 5 to 10 मिनट। नाउ दिस नैप कैन बी टेकन सिटिंग एट द चेयर, बाय स्लीपिंग
और इवन बाय स्टैंडिंग समवेयर। अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हैं तो स्टैंडिंग पोजीशन में ये नैपिंग आप कर सकते हैं। अदरवाइज सिटिंग पोजीशन इज द बेस्ट वन। बैठते बैठते आंखें बंद कर दीजिएगा खाना खाने के 5 मिनट 10 मिनट के बाद में, एंड जस्ट टेक अ नैप, यू विल फील फ्रेश। आप जाइएगा, एक ठंडा कपड़ा पानी में डुबो के अपने पूरे 5 सेंसेस के ऊपर से मतलब पोंछ लीजिएगा अपने फेस को, एंड देन यू स्टार्ट द वर्क। देन वॉट एवर हैबिट यू हैव, यू टेक द टी in the early afternoon, late afternoon. Then again you continue to work and come back at the home. Do some leisure activity, whichever habit you have, and sleep at 10. 10 बजे सो जाइए. Those who can't sleep at 10 and they have developed the habit of late जागना, देर से सोना, so they can sleep at 1. But sleep timing is specified in biological clock. Either it is 10 p.m. or it is 1 a.m. 15 मिनट आगे पीछे, आधा घंटा आगे पीछे चल जाएगा। बट इसके अलावा अगर आपने स्लीप टाइमिंग बदल दी तो आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक नॉर्मली फंक्शन नहीं करती। सो सेटिंग दिस बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ अ मैलअडैप्टिव abnormal पर्सन इज द फर्स्ट जॉब ऑफ अ काउंसलर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो CBT आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। मैं बाद में क्वेश्चन आंसर्स में आपको पूछूंगा वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट। सो दिस इज आई हैव एक्सप्लेन यू परसुएशन, सजेशन एंड इंस्ट्रक्शन। टुडे आई वांट टू कंप्लीट दिस एक्चुअली, वरना इस पर मैं जितना बोलूँगा कम है। अल्बर्ट एलिस ने हमको REBT दिया। ही सेड रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट when some emotions are hurt and emotions are at beneath the problem. And what that REBT is, Ellis viewed that when after any event A, negatively emotional consequences C are experienced, then person thinks that it is the consequences of the event, but in fact these consequences are of his belief. अब यहाँ पर behavior is replaced by belief. Cognitive behavior theory में behavior was affected and behavior is treated. और REBT में the only difference is, क्योंकि REBT में E एक एक्स्ट्रा है, तो ये इमोशन एक्स्ट्रा है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ बिलीफ। सो बिहेवियर ट्रीटमेंट होती है CBT में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में, और बिलीफ की ट्रीटमेंट होती है पर्टिकुलरली रॉन्ग बिलीफ्स की, वो होती है REBT में। अब उन्होंने इसके नॉमेनक्लेचर्स दिए हैं। A स्टैंड फॉर एक्टिवेटिंग इवेंट। एक्टिवेटिंग इवेंट का मतलब होता है कि विच इवेंट हैज caused the irrational belief to enter in your mind. Which event? B stand for belief, C stand for consequences and conclusion which you draw, right or wrong. D stand for dispute, discussion and debate which counselor makes with the client. E stand for effective intervention. एक इंटरवेंशन का कंसेप्ट है। आपको बिहेवियर को रिपेयर करना है तो किसी प्रकार के इंटरवेंशन को डालना पड़ता है। सो दैट इज E. नाउ हाउ ABC मॉडल इज एक्सप्लेन इन शॉर्ट, दैट आई विल एक्सप्लेन। द एक्टिवेटिंग इवेंट, यहाँ पर यहीं का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। आई वेंट फॉर जॉब इंटरव्यू एंड आई डिड नॉट गेट सिलेक्टेड. So not getting selected has activated certain thing in mind. Now what are the beliefs? Irrational belief ये होती है, it cannot stand this rejection, I will never get the job, I will always do poorly on the job interview. So ये irrational belief form हो गई, मैं एक बार रिजेक्ट हुआ तो मैं बार बार रिजेक्ट हो जाऊंगा. Then rational belief ये होती है,
I don't like getting rejected. It seems difficult. I should prepare when. रैशनल बिलीफ ये होती है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग ये होती है कि मैं रिजेक्ट हुआ तो मुझ में कोई कमी है, आई शुड प्रिपेयर बेटर. ये रैशनल थिंकिंग होती है. और समस्या इरेशनल बिलीफ की वजह से होती है. समस्या इरेशनल बिलीफ की वजह से होती है. नाउ consequent emotion, undesirable. There are some better emotions comes out, and there are some negative emotions comes out. So undesirable consequences क्या है? एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, वर्थलेसनेस फीलिंग भी हो सकती है. जिस लड़के की मैं बात कर रहा था जिन्होंने डॉक्टर भूते के पास शॉक लिए, he has developed the 200 times percentage of worthless feeling. Being intelligent, he feel himself worthless. That is the biggest problem he has. Then desirable irritation हो सकता है, frustration होता है, and positive aspect होता है keep trying. There are some consequences which are undesirable, unwanted, and there are some desirable and required consequences. Now consequent behavior, undesirable, refuse to go for the job interview. This is the negative behavior which develops in mind. In other words, the negative belief is developed. That is, person refuse to go to next interview. ये अक्सर कैंपस इंटरव्यू में मैंने देखा है. 2-3 इंटरव्यू में जो लड़के फेल हो जाते हैं ना, वो चौथे इंटरव्यू में जाना ही नहीं चाहते. वो बोलते नहीं सर, मेरे को जॉब नहीं करना, मैं बिजनेस ही करूँगा. देन डिजायरेबल, कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ जॉब. So what are the behavioral consequences? One is negative, that is refusing to go for interview, and second is continuous search, positive. Now when beliefs are irrational, the person start perceiving problem. Beliefs are of the rational and irrational. Irrational beliefs are not facts. So what Ellis says, irrational beliefs are not fact. And then Ellis has identified 11 universal irrational beliefs, such as I must be loved and approved by everyone. So these 11 beliefs are not given here. It might be available on Google. You can read it. D step is often intervention. That is how counselor debate with the client, how counselor discusses, and how counselor make the person comfortable. The sequence is important. First you have to make the person comfortable, then you have to discuss, then have some dialogues, and then you debate. Then only the belief can change. Belief has to be changed only when you challenge the belief of someone. Without challenging the belief can't be changed easily. Thus the client are helped for getting 3 insights. अब ये सब प्रक्रिया के बाद में 3 इंसाइट क्लाइंट को मिलते हैं. दैट इज बिहेवियर इज नॉट द रिजल्ट ऑफ पास्ट और सर्कमस्टांसेस बट रिजल्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल बिलीफ. ये पहला है. दूसरा, ऑल्दो द प्रॉब्लम ओरिजिनेटेड इन द पास्ट, इट इज़ कंटिन्यूड बिकॉज ऑफ थिंकिंग इन द सेम वे. मेरी थिंकिंग नहीं बदली, मैंने परिस्थितियाँ बदली, मैंने थिंकिंग नहीं बदली, इसलिए ये प्रॉब्लम मेरे साथ कंटिन्यू है. एंड इफर्ट एंड प्रैक्टिसेस आर इसेंशियल फॉर चेंज. ये तीसरा. ये 3 स्टेट्स आ जाती हैं और ये तीनों स्टेट्स पर डिस्कशन करना है. द ई इज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग बिलीइंग system from irrational to rational through counseling at stage D. And final outcome जो होता है that is E. इस प्रकार अल्बर्ट एलिस ने हमको REBT समझाई है. ये किसी एग्जाम्पल के साथ में मैं फिर कभी समय मिलने पर आपको बहुत आराम से समझाऊंगा. मैं यहाँ पर अब आगे में चेतना मैडम ज्वाइन हो गई है, मैं उसको क्लास लेने का मौका देता हूँ. आगे में शी विल कंटिन्यू. बट बिफोर दैट इफ़ यू हैव एनी